अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है YasinSanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर। डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात होती है और इसको हम चेक करते हैं कि क्या कुछ मार्केट में हो रहा है। और जैसे कि आपको ये मालूम है और मैं जिक्र भी करता रहता हूं कि आज जो फ्राइडे क्लोजिंग है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और फ्राइडे को मार्केट जो क्लोज होती है उसको टेक्निकली हमें बड़ा बगौर उसका जायजा लेना पड़ता है। और जो इम्पोर्टेंट जो लेवल्स होंगे वो आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किए जाएंगे। और इसके साथ ही आज जो इम्पोर्टेंट खबरें हमारे पास हैं जो आपके साथ जिक्र करना है वो है सर फहरिस्त जो है वो है बरतानिया की इकोनॉमी एक फाइनेंशियल क्राइसिस से, एक पॉलिटिकल क्राइसिस से, एक पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रही है। और पिछले दिनों हमने ये देखा कि मिस्टर बोरिस जॉनसन जो कि वहां के वजीर आजम थे उन्होंने भी रिजाइन किया। बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर था और उनके ऊपर प्रेशर उनकी अपनी कंजर्वेटिव पार्टी के ऊपर से आया कि जनाब आपने कोविड-19 में एक पार्टी सेलिब्रेट की जो कि उस जमाने में मना की गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो ग्रुप में लोगों का बैठना उठना था वो पार्टी अरेंज नहीं कर सकते थे। बहरहाल इस हवाले से उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि वो रिजाइन करें और मिस्टर बोरिस जॉनसन साहब रिजाइन कर गए। और उसके बाद मिस लिज ट्रस आई और आज हम ये देख रहे हैं कि महज सिर्फ 6 हफ्तों के लिए यानी 1.5 महीने से कम के अरसे में उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हुआ कि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर, उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर इतना ज्यादा था कि उनको कल रिजाइन करना पड़ा। और इसी रिजिग्नेशन के बेसिस पे आज हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है और चाहे वो अमेरिका की S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक हो या फिर अमेरिका यूरोप साइड पे हम बरतानिया की जो स्टॉक इंडिसेस है, फुटसी है, जर्मन डेक्स है, फ्रांस का CAC इंडेक्स है, ये तमाम डाउनफॉल का शिकार हैं। तकरीबन 1 से 2% मार्केटें गिरी हुई हैं। अच्छा, उसकी वजह यह है कि बरतानिया जो कि दुनिया का छठा या सातवां बिगेस्ट कंट्री कंसिडर किया जाता है ऑन इकोनॉमिक हवाले से और दुनिया के किसी भी इन टॉप 10 जो कंट्रीज हैं उनमें अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हमें दिखाई देता है तो हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और मार्केट डाउनफॉल हो जाती हैं। और कल 3-4 दिनों से बल्कि हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की और यूरोप की स्टॉक मार्केटों में एक डाउनफॉल आया हुआ है और मार्केटें गिरती चली जा रही हैं। और आज सुबह से जो हमारे पास एशियन मार्केट थी और उसके बाद जब ये यूरोप की मार्केटें खुली हैं तो हम ये देख रहे हैं कि मार्केटें फॉल डाउन का शिकार हैं। और ना सिर्फ स्टॉक मार्केटें गिर रही हैं बल्कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और करेंसी मार्केटों में एक डाउनफॉल आया हुआ है। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि मार्केटें लोअर साइड पे चल रही हैं। अच्छा, इन तमाम करेंसीज में बहरहाल सर फहरिस्त तो जो प्रॉब्लम का एक मरकूज बना हुआ है वो बरतानिया है। और बरतानिया की जो करेंसी है वो भी हम ये देख रहे हैं कि पिछले दिनों इसने तकरीबन 45 ईयर्स का लो किया था और बिकॉज ऑफ दीज ऑल फाइनेंशियल एंड जो पॉलिटिकल टर्मोइल थी उसकी वजह से बरतानवी करेंसी जो है वो गिरती चली जा रही है। और आज भी हम देख रहे हैं कि उसके अंदर दोबारा से फॉल आया है। हालांकि पिछले दिनों जब 1.0350 का इसने लो किया तो मार्केट तकरीबन 1000 पॉइंट ऊपर भी आई, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि मार्केट इस फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से बरतानवी करेंसी दोबारा डाउनफॉल हो रही है। अच्छा, नॉर्मल हमने ये देखा है कि जब बरतानवी करेंसी डाउन साइड पर जाती है तो उसके साथ साथ गोल्ड की मार्केटें भी डाउनफॉल हो जाती हैं। और आज कुछ यही सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है कि बरतानवी करेंसी, पाउंड स्टर्लिंग के साथ साथ गोल्ड अपने टेक्निकल बॉटम को टच कर गया है, यानी 1620 या 1617-18 का जिसका जो लो था पिछले दिनों, आज मार्केट ने वही लो मेंटेन किया हुआ है। माइट पॉसिबल कि यहां से अगर कोई अच्छी खबरें बरतानवी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास आ जाती हैं या प्रिंस जो अब किंग चार्ल्स हैं उनकी तरफ से कोई इंटरवेंशन आ जाती है तो माइट पॉसिबल कि बरतानवी करेंसी ऊपर की तरफ चली जाए और जो ये फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहा है बरतानिया वो बेहतर हो सके। अच्छा, इसका थोड़ा सा हम तफसीली जायजा बरतानिया के हवाले से लें कि बरतानिया में ऐसा क्या कुछ हो रहा है जिसकी वजह से वहां पर ना तो एक सियासी मजबूती आ रही है और ना ही हम ये देख रहे हैं कि इक्तिसादी तौर पर वो तरक्की कर रहा है। ये कुछ नहीं हो पा रहा है। अच्छा, उसकी 2-3 वजूहत जो कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र की थी कि बरतानिया 4 मुल्कों के साथ मिलकर एक सल्तनत बनती है जिसमें 4 मुल्क शामिल हैं, यानी एक बरतानिया यानी इंग्लैंड है,
स्कॉटलैंड है, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। ये 4 मुल्क मिलकर एक सल्तनत बनते हैं जिसको हम सल्तनत बरतानिया कहते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले 4-5 सालों से इन तमाम मुल्कों में भी एक टूट फूट का शिकार हमें दिखाई देता है। हमने पिछले दिनों सुना कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो बरतानिया से अलग होना चाहता है और वो ये चाहता है कि वो कॉमन मार्केट जो यूरोपियन यूनियन की कॉमन मार्केट है वो उसके साथ इल्हाक चाहता है। तो यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई और इसी तरीके से हमारे पास 4-6 साल पहले स्कॉटलैंड की कहानी आई कि जनाब स्कॉटलैंड ये चाहता है कि वो बरतानिया से अलहदा हो जाए। लेकिन उस जमाने में मलका बरतानिया ने ये बयान दिया था कि जनाब उनके जीते जी ये नहीं हो सकता। अब हम ये देख रहे हैं कि मलका बरतानिया अब ना रही और उनके बाद ये मामला जो है दोबारा से उठना शुरू हो रहे हैं। यानी बरतानिया के जो 4 मुल्क हैं वो चारों के चारों अलहदगी पसंदी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक तो ये बात और फिर एक जो सेंटिमेंट्स नेगेटिव क्रिएट हुए मलका बरतानिया के इंतकाल के बाद, वो भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं। और प्लस जब हम ये देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जब ये जंगी कैफे शुरू हुई 24 फरवरी 2022 में, तो इसके बाद बरतानिया बहुत ज्यादा फ्रंट लाइन पर आया और बरतानिया ने रूस के खिलाफ बहुत ज्यादा बयानात दिए। और इसी तरीके से रूस ने भी ये कहा कि हमारा अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन यूरोप में है तो वो बरतानिया है। और ये भी बातें सुनने में आई कि बरतानिया के ऊपर कोई एटॉमिक बॉम्ब जो है वो दागा जा सकता है। तो बहरहाल ये सारे नेगेटिव कमेंट जब हमारे सामने आए और इससे पहले जब यूरोपियन यूनियन से उसने अलहदगी की दरखास्त दी और यूरोपियन यूनियन से अलहदा हुआ बरतानिया, तो जापान सबसे पहला मुल्क था और उसने ये कहा था कि अगर बरतानिया यूरोपियन यूनियन से अलहदा हो गया यानी कॉमन मार्केट से अलहदा हुआ आफ्टर 46 ईयर्स ऑफ मैरिज, तो जापान जो है वो बहुत सारे उसके जो तिजारती मामलात हैं वो अलहदा कर लेगा, खत्म कर देगा। तो ये सारे नेगेटिव सेंटिमेंट्स अगर हम ये चेक करते हैं तो बरतानिया इन तमाम नेगेटिव सेंटिमेंट्स का एक मरकज बना हुआ है। और इसी वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि बरतानिया में बेरोजगारी की जो शरह है वो बढ़ती चली जा रही है। वहां पे जो महंगाई का तूफान है, जो इफराते जर है वो बढ़ता चला जा रहा है। तकरीबन डबल डिजिट 10% वहां पर इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। तो ये सारे अवामिल को हम जब एक जगह देखते हैं तो बरतानिया इस वक्त एक मसाइल का गढ़ बना हुआ है। और यही वजह है कि वहां की चाहे कंजर्वेटिव पार्टी हो या वहां की लेबर पार्टी हो, वो कोई भी पार्टी वहां पर सस्टेन नहीं कर पा रही और सस्टेनेबिलिटी का जो है इशू वहां पर बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा है। अच्छा, इसी वजह से स्टर्लिंग की मार्केटें जो है वो गिरती चली जा रही हैं। वहां की जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी ज़बूहाली का शिकार हो रही है। और न सिर्फ बरतानिया की मार्केटें गिर रही हैं बल्कि उसके जो पड़ोसी मुल्क हैं यानी जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, ये तमाम स्टॉक मार्केटें भी गिरती चली जा रही हैं। अच्छा, इस बरतानिया का मवाजना थोड़ा हम 10 साल पहले जाते हैं एक तारीख के आईने में। यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है जिसका नाम है ग्रीस, जिसको यूनान भी उर्दू में कहा जाता है। हमने वहां पर देखा कि बहुत ज्यादा एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया और ये बात होने लगी कि जनाब ग्रीस को यूरोपियन यूनियन से निकाल दिया जाएगा, उसको कॉमन मार्केट से अलहदा कर दिया जाएगा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक ग्रीस जो कि 10 साल पहले वहां पर ये फाइनेंशियल टर्मोइल और प्रॉब्लम वहां पर आया, तो जहां की आबादी सिर्फ महज 1 करोड़ से भी कम, तकरीबन 1 करोड़ की नफूस पर मुश्तमिल ये मुल्क है और एक छोटा सा मुल्क है जिसका एक कैपिटल और जो डिस्टर्बेंस एरिया है जिसको साइप्रस भी हम कहते हैं। लेकिन हमें याद है कि 10 साल पहले जब वहां पर ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया ग्रीस में, तो बहुत ज्यादा एक टर्ब्यूलेंस आई और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट महज ग्रीस 1 करोड़ मुल्क के आबादी के मुल्क की वजह से अमेरिका, यूरोप और एशिया की मार्केटें डाउनफॉल हो गईं। अब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि बरतानिया चूंकि एक बड़ी आबादी है, तकरीबन वहां पे 7-8 करोड़ की आबादी है और दुनिया का छठा और 7वां मुआशी कुव्वत गिरदाना जाता है और उसकी सबसे बड़ा दोस्त जो अलायंस है वो यूएसए है। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि बरतानिया जो कि यूरोप में एक कोर पोजीशन होल्ड करता है, यहां पर जब ये एक फाइनेंशियल और ये सारे मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हो रहा है और उस नेगेटिव सेंटिमेंट्स की वजह से न सिर्फ बरतानिया की फुटसी स्टॉक इंडेक्स गिरावट का शिकार है बल्कि पूरे यूरोप की मार्केटें जिसमें जो प्राइम मार्केट है यानी फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, इन तमाम मार्केट, स्पेन की मार्केटें ये गिरती चली जा रही हैं। और न सिर्फ ये यूरोप की बड़ी बड़ी मार्केटें फॉल का शिकार हो रही हैं बल्कि इसके नेगेटिव असरात अमेरिका की स्टॉक मार्केट पर भी पड़ते चले जा रहे हैं।
और आज अमेरिका की स्टॉक मार्केट जो कि जो इनके जो स्टॉक इंडिसीज हैं, जो कि प्राइम इंडिसीज कहलाते हैं, S&P है, डाउ जोन्स, नेस्डैक, ये तमाम गिरावट का शिकार हैं और तकरीबन 2 से 3% मार्केटें फॉल हो चुकी हैं अब तक, तकरीबन 2-3 दिनों में अगर आप देखें। अच्छा, इसी वजह से इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो हम ये देख रहे हैं कि सोने, चांदी और करेंसी मार्केट पे पड़ रहा है। और सिर्फ वजह हम यही देख रहे हैं कि बरतानिया के टर्मोइल की वजह से ये तमाम स्टॉक मार्केटें भी गिर रही हैं और इवन के इनके जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं या गोल्ड की है, सिल्वर है, पैलेडियम, प्लाटिनम, ये सब फॉल साइड पर जा रहे हैं। उसके फॉल होने की वजह जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब कोई एक कंट्री जो खास तौर पे छठा और सातवां कंट्री हो, उसके अंदर अगर ये टर्मोइल आए तो उसका इफेक्ट अक्रॉस दी बोर्ड पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो बहरहाल हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कितना लंबा चलता है ये सिलसिला। और पिछले 4-6 महीने से हमारे सामने यही कैफियत आ रही है कि बरतानिया के हालात इतने अच्छे नहीं। बहरहाल जब मार्केटें डाउनफॉल होती हैं तो उनको बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी आती है, चाहे वो इंटरवेंशन गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इदारों की तरफ से हो, गवर्नमेंट के जो प्राइवेट इदारे, उस मुल्क के जो प्राइवेट इदारे हैं, या फिर उनकी जो सल्तनत है, यानी सल्तनतें बरतानिया के जो किंग हैं आजकल मिस्टर चार्ल्स III, वो भी इसमें इंटरवीन कर सकते हैं और मार्केट को बेहतर लाने के लिए अपनी भरपूर कोशिशों का मुजाहरा वो कर सकते हैं। बहरहाल इसको हमें ये देखना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ ये तो हो गई बरतानिया की स्टोरी और बरतानिया के साथ साथ गोल्ड की मार्केटें भी नीचे हैं और गोल्ड का आज टेक्निकल लेवल 1620 या 1615 स्पॉट कैश में है। अगर मार्केट आज फ्राइडे क्लोजिंग 1615 स्पॉट और 1620 फ्यूचर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के नीचे क्लोज होता है तो देन द मार्केट विल कम डाउन मोर। लेकिन टेक्निकल ग्राउंड जैसा कि हमेशा जैसे मैंने आपसे कहा कि फ्राइडे की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और आज हमें देखना होगा कि गोल्ड की कीमतें किन लेवल्स पर आज फ्राइडे क्लोज होती हैं। तो आप इन तमाम लेवल्स को जहन में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। अच्छा, इस बरतानिया के चैप्टर से हम अगर बाहर निकलते हैं, अब आ जाते हैं जापानीज येन की तरफ। जापान चलते हैं हम। जापान की हालात आपके सामने हैं। जापानीज येन आज 32 इयर्स के लोएस्ट लेवल पर है वर्सेस US डॉलर। आज जापानीज येन 150 के लेवल को भी क्रॉस कर गया और 150.20 का इसने हाई किया है, यानी लोअर साइड पर यह गया है वर्सेस US डॉलर आफ्टर 1990। यानी 1990 में हमने ये देखा था कि 150 पे जापानीज येन का रेट चलता था। बहरहाल आज ये वही लेवल आ गया। इसकी क्या वजूहत हैं? जापानीज करेंसी इतनी वीक क्यों होती चली जा रही है? हालांकि ओवरऑल जापानीज इकोनॉमी तो बहुत अच्छी है, दुनिया के दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर जापानीज इकोनॉमी का नाम आता है। तो व्हाई दिस इज हैपनिंग और जापानी येन क्यों गिरता चला जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी बातें करते हैं। अच्छा, पिछले कई महीनों से मैं आपसे ये जिक्र करता चला आ रहा हूं कि पूरी दुनिया में एक लहर चली हुई है, जो सेंट्रल बैंक की लहर है, वो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का सिलसिला। और खास तौर पे फरवरी 2022 के बाद ये जो जोर था, ये बहुत ज्यादा जोर पकड़ता चला गया कि जनाब पूरी दुनिया में, चाहे वो बरतानिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, या फिर हम कॉमन मार्केट की बात करते हैं यूरोपियन यूनियन हो, या फिर स्विट्जरलैंड की बात करें, या जो भी इंडिविजुअल कंट्रीज हैं, चाहे इंडिया है, पाकिस्तान है, भूटान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, ये तमाम करंट कंट्रीज को अगर हम वॉच करते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फार ईस्ट की तरफ आप चले जाते हैं, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, आपका थाईलैंड है, इन तमाम कंट्रीज की आप अगर इनके सेंट्रल बैंक्स का जायजा लेते हैं तो हम एक ही फैक्टर हमें नजर आ रहा है और वो है इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना। और पूरी दुनिया सिवाय जापानी सेंट्रल बैंक के, पूरी दुनिया अपने शरह सूद को मुस्तकिल बुनियादों पे बढ़ाती चली जा रही है। अगर हम अमेरिका की सिर्फ बात करें तो अमेरिका का इंटरेस्ट रेट आज से 7-8 महीने पहले 0 दर्जात पे था, यानी 0% पे था। उसने बढ़ाते बढ़ाते अमेरिका का आज इंटरेस्ट रेट 3.25% हो गया है। जबकि अगर कोई मुल्क इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहा है तो वो जापान है। जापान का इंटरेस्ट रेट पिछले 10 सालों से -10 यानी -10 बेसिस पॉइंट्स पे खड़ा हुआ है, यानी 10 पैसे नेगेटिव। यानी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जापानीज येन में करते हैं तो आपको पैसे मिलते नहीं बल्कि कट जाते हैं। आप अगर 1 लाख जापानीज येन अपने जापान के बैंक में रखें, बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी में रखें, तो आपको वहां से इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, बल्कि जापान का सेंट्रल बैंक आपका इंटरेस्ट काट लेगा और आपको पैसे
काट के देने मिलेंगे। तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि जापानी जो करेंसी है, जापानीज येन के ऊपर लोगों का इंटरेस्ट जो है वो खत्म होता चला जा रहा है, क्योंकि जब वो ये देख रहे हैं कि जब बरतानिया का बैंक हो या यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो या अमेरिका का सेंट्रल बैंक हो या कैनेडियन सेंट्रल बैंक हो, ये तमाम के तमाम बैंक अपने शरह सूद को बढ़ा रहे हैं और इसी वजह से वो अपनी करेंसी को चेंज करके वो उस डिफरेंट बैंक में पैसा रख देते हैं और वहां से उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो 3% हो, 5% हो, 6% हो, उनको पैसे रिटर्न मिलते हैं। हमारे यहाँ पे जापान की अगर आप कहानी ले लें तो जापान में तो इंटरेस्ट रेट मुस्तकिल कटता चला जा रहा है। तो इस बेसिस पे आज ये बात ये कही जा सकती है, क्योंकि जापानी येन आज 32 इयर्स लो के लेवल पे खड़ा हुआ है और इसके मजीद नीचे जाने के इम्कानात मजीद मौजूद हैं अनटिल एंड अनलेस जापानी सेंट्रल बैंक अपने शरह सूद में इजाफा नहीं कर देता। आज इसी वजह से हम देख रहे हैं कि 150 के लेवल को भी क्रॉस किया हुआ है। बहरहाल हमें इस पॉइंट पे और बैंक ऑफ जापान की खबरों पे नजर रखनी पड़ेगी कि आया ये अपने इंटरेस्ट रेट को कब बढ़ाते हैं। अच्छा, इसी वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो बॉन्ड मार्केट है, बॉन्ड मार्केट जो यील्ड है, जो उसका इंटरेस्ट है वो बढ़ता चला जा रहा है और बॉन्ड मार्केट में लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बहरहाल इसको देखना पड़ेगा और बॉन्ड मार्केट में जब इंटरेस्ट ज्यादा आता है, लोग ज्यादा तेजी से बाय करते हैं, तो उसके एक इंडिकेशंस ये होते हैं कि अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है अपने शरह सूद में इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि जब वो इंटरेस्ट रेट में इजाफा करते हैं तो स्टॉक मार्केट पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और स्टॉक मार्केटें नीचे आ जाती हैं, लेकिन बॉन्ड की जो यील्ड है वो बढ़ जाती है। तो बहरहाल इसको जो एक आइडिया है इसको भी आप अपने तई भी चेक करें और इसको आप पढ़ा करें, देखा करें कि ये क्या कुछ हो रहा है और इसका नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट किन आइटम्स पे पड़ रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का इफेक्ट पॉजिटिव बॉन्ड की यील्ड पे पड़ता है और स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव पड़ जाता है। तो बहरहाल इसको आप जहन में रखें। अच्छा, इसके साथ आज ऑयल की मार्केट पे हम बात कर लेते हैं कि ऑयल की जो मार्केट है वो डाउनफॉल हो रही है। अब दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि ऑयल की मार्केट जो पिछले दिनों $87-88 हो गई थी, आज दोबारा से $83 पे मार्केट आ गई, $84 पे मार्केट आ गई है। तो ऑयल के मार्केट गिरने की वजह, जो कि मैंने पिछले दिनों आपसे ये जिक्र किया था कि ऑयल की मार्केट ऊपरी सतहों पर जा सकती है, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो रूस के साथ मिलके 2 मिलियन बैरल उसने प्रोडक्शन को कट कर दिया। अच्छा, अब इस कट करने पे अमेरिका बहुत नाला हो गया, अमेरिका बहुत ज्यादा नाराज हो गया सऊदी अरब से कि जनाब सऊदी अरब ने हमारी बात का इनकार कर दिया। अच्छा, जब सऊदी अरब से बातें करते हैं तो सऊदी अरब कहता है कि भाई अमेरिका से वो नाराज है क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर एक्टिविटी के हवाले से जो न्यूक्लियर डील है उसमें अमेरिका सीरियसनेस शो नहीं कर रहा है। इसी तरीके से जो यमन मिलिट्री अलायंस है उसमें भी सऊदी अरब जो है नाला है और वो कहता है कि अमेरिका हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो इस वजह से सऊदी अरब ने रूस के साथ मिलकर तेल की पैदावारी सलाहियतों में 2 मिलियन बैरल प्रोडक्शन को कट कर दिया। अच्छा, अब कट करने पर तो तेल की कीमतें ऊपर जानी चाहिए, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि तेल की कीमतें नीचे इस वजह से आ रही हैं कि अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो हैं वो मार्केट में ओपन कर दिए हैं, कि उसने ये कहा कि सऊदी अरब को हम मजा चखाएंगे हमारी बात ना सुनने का। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने अपने ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के जो दरवाजे थे उसको खोल दिए और पूरी दुनिया की मार्केटों में तेल की फरावानी कर दी है। या आप ये कहिए कि अमेरिका की जो अपनी कंजम्पशन है वो कहीं और से नहीं ले रहा, बल्कि वो खुद उसको प्रोड्यूस कर रहा है। और मार्केट में बहरहाल ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो इन्वेंट्रीज बढ़ गई हैं और बढ़ने की वजह से मार्केट जो है वो डाउनफॉल का शिकार हो गई है। अभी 2 दिन पहले जो इन्वेंट्री रिपोर्ट आई थी यानी वेडनेसडे को, उसमें भी यही कुछ हुआ कि 1.38 इन्वेंट्री प्लस में आनी थी और 1.63 गालिबन वो प्लस में आई। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो हिडन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं उसको खोलने पे तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं। तो बहरहाल इसको आप संभाल के देखें। इस खबर पे आप परचेजिंग ना करें कि जनाब जो है प्रोडक्शन को कट कर दिया गया है तो तेल की कीमतें ऊपर चली जाएंगी। इसका रिवर्स इफेक्ट आ गया है, वो मैंने आपके साथ जिक्र कर दिया है। अच्छा, इसके साथ ही ये हफ्ता भी आपको मैंने बताया कि अर्निंग सीजन चल रहा है। अभी पिछले दिनों जो हमारे पास नेटफ्लिक्स और टेस्ला की रिपोर्ट आई, अच्छी बुरी। नेटफ्लिक्स की बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट आई, टेस्ला की मैंने चेक नहीं किया, आप देखिएगा इसको। और अगले हफ्ते हमारे पास जो जॉइंट बड़ी बड़ी कंपनीज की जो रिपोर्ट है जिसकी पूरी दुनिया की मार्केटें हिल जाती हैं वो है अमेजॉन।
एंड अल्फाबेट गूगल, ये वो कंपनीज है। उसके बाद एप्पल की भी खबर आएगी, फिर माइक्रोसॉफ्ट है, सिस्को है, ये तमाम खबरें हैं। लेकिन नेक्स्ट वीक हमारे पास जो है वो अमेजोन, अल्फाबेट गूगल है। इसको प्लीज आप लोग चेक करने के बाद अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहरहाल ये कुछ खबरें आपके साथ शेयर की गई हैं और होपफुली इनसे कुछ ना कुछ आपको इस्तेफादा जरूर हासिल होता होगा। अच्छा, पाकिस्तान की कुछ हालात पे आपके सामने बातें हैं कि पाकिस्तान की जो पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि पाकिस्तान में जो करेंसी है, पाकिस्तान की जो 213, 214, 217 रुपए पे डॉलर बिक रहा था, और ये बात सामने आई कि जनाब पाकिस्तानी डॉलर, पाकिस्तानी करेंसी जो है वो बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। और इसाक डार साहब जो वजीर खजाना अभी नए बने, उन्होंने भी ये कहा कि जनाब पाकिस्तान में 24 दिन में हम 24 रुपए नहीं कम कर देंगे। तो मैंने उस वक्त भी आपसे ये कहा था कि जनाब ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 48 बिलियन डॉलर पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट 17.5 बिलियन डॉलर पे खड़ा हुआ है। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि जनाब आप आर्टिफिशियल मूव के तहत तो 215, 216 या 200 रुपए ले आएंगे, लेकिन इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में जब तक आप अपने इंपोर्ट बिल को कम नहीं कर देते, आप अननेसेसरी गुड्स की इंपोर्ट को खत्म नहीं कर सकते, आप इतनी महंगी महंगी बाहर की जापानीज गाड़ियां मंगा रहे हैं, क्या जरूरत है? और उसी वजह से हमारे ऊपर हमारे पाकिस्तानी रुपए पे प्रेशर पड़ता है और डॉलर 220, 240, 250 रुपए का हो जाता है। तो हम तो ये देख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, या चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, मिनिस्ट्री हो, या हमारी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, या हमारे जो वजीर आजम साहब हैं, वो कहां वॉर फूटिंग मेजर्स कहां ले रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि वॉर फूटिंग मेजर्स लें। आप तमाम इंपोर्ट गैर जरूरी चीजों को, जो फिनिश गुड आप मंगा रहे हैं, उसको तो बंद कर सकते हैं। सही है, रॉ मटेरियल की हमें जरूरत होती है कुछ चीजें बनाने के लिए, तो रॉ मटेरियल को आप बिल्कुल 100% आप इंपोर्ट कीजिए, लेकिन फिनिश गुड तो खुदारा बंद करें ताकि हमारे जो करेंसी पे जो प्रेशर है वो खत्म हो सके। तो मैंने इन्हीं बेसिस पे आप लोगों से पहले भी ये कहा था कि पाकिस्तान में अगर डॉलर 217, 218 रुपए का हो रहा है तो ये कुछ ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हमें खुश उस वक्त होना चाहिए जब हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाए, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाए, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो जाए, हमारा जो तिजारती खसारा कम हो जाए, तब हमें खुश होना चाहिए कि चलो अब नंबर्स गिर रहे हैं और अब हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी और डॉलर नीचे की तरफ आएगा। लेकिन अफसोस कि ये हो नहीं पा रहा है। तो इसी वजह से मैंने आपको अपनी इंडिकेशन ये दी थी। हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन ये मेरा एक तज्जियाती नजर है, एक तबसरा है, तज्जिया है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन जो फैक्चुअल ग्राउंड है वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अच्छा, इसी वजह से पाकिस्तान में आप देख लीजिए, जो स्टॉक मार्केट में एक होता है ना करंट आने वाला कि जनाब हर स्टॉक जो है वो ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, वो चीज हमारे पास नहीं आ रही है। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। कल 2 दिन हफ्ते इतवार छुट्टी रहेगी, आपके साथ इंशाल्लाह मंडे को दोबारा हाजिरी होगी। अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ सैटरडे संडे तो आपके साथ संडे की नाइट को दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, और इजाजत से पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि इस यूट्यूब चैनल को और इस www.yasinanalysis.com को लाइक करें, शेयर करें, ज्वाइन करें और इसको फैलाएं अपने दोस्तों में। थैंक यू, खुदा हाफिज।